हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। और आज हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस के बारे में। इससे पहले भी हमने स्टडी किया था बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ ब्रांचेस के बारे में। उसमें भी हमने पर्टिकुलरली बॉटनी से रिलेटेड या फिर प्लांट से रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में स्टडी किया। तो अब बात करते हैं बॉटनी के अंतर्गत ही कुछ ऐसी ब्रांचेस की जो क्या है अप्लाइड ब्रांचेस हैं। अप्लाइड का मतलब होता है इन फील्ड में क्या होता है, रियल में भी वर्क होता है, रियल वर्क या फिर फील्ड वर्क भी इनमें होगा। तो जो सबसे पहली अप्लाइड ब्रांच हम यहाँ पर स्टडी करेंगे वो है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी हिंदी में हम इसे बोलते हैं पादप रोग विज्ञान। इसमें क्या करते हैं हम, प्लांट्स में या फिर पौधों में जितने भी रोग होते हैं, जितनी भी डिजीज़ होती है, वो कैसे कॉज होती है, उनके क्या क्या सिम्टम हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो उन सभी को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो जो प्लांट पैथोलॉजी है वो क्या क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज़। मतलब यहाँ पे प्लांट की जितनी भी डिजीज़ है उनको स्टडी किया जाता है। Their cause, symptoms, किसी भी डिजीज़ के क्या क्या सिम्टम्स होंगे, एंड मेथड ऑफ कंट्रोल, मेथड ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी डिजीज़ है उसके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि कैसे कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है और क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं जो प्लांट पैथोलॉजी है, इसके जो फादर हैं वो कौन है, कौन इसका जनक है। पादप रोग विज्ञान के जो जनक हैं वो है हमारे E.J. बटलर। यहाँ पे एक नाम आता है E.J. बटलर। तो E.J. बटलर को ही हम बोलते हैं फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। यहाँ पे क्या होगा, फादर ऑफ इंडियन, मतलब भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक हैं जो वो हैं E.J. बटलर। इनके अलावा भी एक और पैथोलॉजिस्ट आते हैं जिनका नाम है के.सी. मेहता। तो इन्होंने क्या किया था, के.सी. मेहता। तो जो के.सी. मेहता हैं ये भी क्या हैं, एक पैथोलॉजिस्ट। इन्होंने क्या किया था, जो रस्ट डिजीज़ होती है, किसकी, रस्ट डिजीज़, इसके बारे में इन्होंने क्या किया, बताया। जो के.सी. मेहता है तो वीट में होती है ये रस्ट होता है वीट का, तो इसके बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। अब बात करते हैं बॉटनी की दूसरी ब्रांच की जो है प्लांट ब्रीडिंग। बॉटनी की दूसरी अप्लाइड ब्रांच जिसे हम स्टडी करेंगे वो है यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है, आपने सुना होगा कि कोई भी प्लांट है ये बोलते हैं कि ये हाइब्रिड है या फिर क्या होते हैं आजकल नई नई वैरायटीज़ के क्या आते हैं मार्केट में, सीड्स वगैरह जो बीज होते हैं किसी भी चीज़ के, जैसे धान, गेहूँ या फिर पोटैटो वगैरह, इन सब के क्या आते हैं हाइब्रिड वाले, कि ये बिना बीज का है। ये टमाटर है तो जो टमाटर होते हैं, पहले जो टमाटर आते थे वो कैसे थे, एकदम उनके जो सबसे आउटर लेयर होता था वो बहुत ही पतला होता था और वो एकदम से क्या हो जाते थे, ख़राब हो जाते थे। लेकिन आपने अब देखा होगा कि आजकल जो टमाटर आते हैं मार्केट में तो उनमें क्या होता है, जो आउटर लेयर होता है वो बाहरी स्किन होती है जो उनकी, वो क्या होती है, बहुत मोटी होती है और वो टमाटर कई दिनों तक ख़राब नहीं होते हैं। तो वो क्या है, वो भी एक हाइब्रिड है। किसके द्वारा बनाया गया, प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा बनाया गया।
तो प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है, हम ऐसी वेराइटीज़ या फिर ऐसी क्रॉप वेराइटीज़ को डेवलप करते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं जो हाई होते हैं इन यील्ड, मतलब उनमें क्या होती है ज़्यादा से ज़्यादा हमें मुनाफा होता है। जैसे जो गेहूँ है तो उनमें अगर हम गेहूँ की कोई हाइब्रिड नॉर्मल वैरायटी की जगह में हाइब्रिड का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो गेहूँ का जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग में प्रोडक्शन होता है किसका, न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप एंड यूजफुल प्लांट्स, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स, या फिर यूजफुल जो प्लांट्स होते हैं उनका क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। विच आर हाई, जो क्या होते हैं, हाई इन यील्ड, एंड उसके बाद जो हाइब्रिड या फिर न्यू वैरायटीज जो ऐसे प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा बनाई जाती है वो क्या होती है, उनमें हम किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर, माना हमारा जो गेहूँ है वो बहुत जल्दी क्या हो जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस एक कैरेक्टर को लेके क्या करते हैं, एक ऐसे गेहूँ बनाने की कोशिश करते हैं जो क्या हो, मतलब जल्दी ख़राब ना हो, उसका हम काफ़ी टाइम तक क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। तो ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टर को सोच के हम क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग कराते हैं और ऐसी क्रॉप को क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। डिजीज रेजिस्टेंट, तो जो प्लांट ब्रीडिंग से बनाए गए जितने भी क्रॉप्स या फिर जितने भी हाइब्रिड होते हैं वो क्या होते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हम उनको बना सकते हैं। मतलब अपना मन चाहा कोई भी प्लांट या फिर कोई भी क्या सब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लांट को क्रिएट कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण है जो वीट की जो एक वैरायटी है सरबती सोनारा, या फिर जो एक मैक्सिकन वीट था, किन्होंने बनाया था, नॉर्मन बोरलॉग ने, बाय द प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा क्या किया था, नॉर्मन बोरलॉग हैं जो, उन्होंने क्या किया था, वीट की एक ऐसी स्पीसीज या ऐसा हाइब्रिड बनाया था जो क्या था, एकदम हाई इन यील्ड था, उससे क्या जो गेहूं का जो प्रोडक्शन था वो क्या हो गया था, बढ़ गया था। तो जो नॉर्मन बोरलॉग है हमारे, इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इन्होंने क्या किया था, वीट की एक नई क्या बनाई थी, क्रॉप को, या फिर एक नया प्रकार का वीट इन्होंने बनाया था। यहाँ पे ये कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। तो प्लांट ब्रीडिंग के फील्ड में इन्होंने काम किया। और इसके बाद जो MS स्वामीनाथन है, इन्होंने भी क्या किया, ये क्या, इनको क्या बोलते हैं, जो नॉर्मन बोरलॉग है उन्हें तो बोलते हैं हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, मतलब हरित क्रांति के जनक। और जो MS स्वामीनाथन है वो है भारतीय हरित क्रांति के जनक, क्योंकि ये क्या है, भारतीय हैं। तो इन्होंने भी क्या किया था, जो वीट की एक क्रॉप थी, कौन सी, सरबती सोनारा जो वीट है, तो वो इन्होंने ही प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा क्या की है, डेवलप करी हुई है। अब बात करते हैं अगली जो हमारी अप्लाइड ब्रांच है, वो है हमारा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या है, ऐसी क्रॉप्स या फिर ऐसे प्लांट्स, ऐसे यूजफुल क्रॉप्स को क्या करना, कल्टीवेट करना, जो ह्यूमन यूज़ के लिए क्या हो, सूटेबल हो। तो उन्हें वो उस पर्टिकुलर फील्ड ब्रांच को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर है
कल्टीवेशन ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ यूजफुल क्रॉप प्लांट्स, यूजफुल क्रॉप प्लांट्स फॉर ह्यूमन यूज़। तो ह्यूमन यूज़ के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्रॉप्स को जो क्या हैं, ह्यूमन यूज़ के लिए सूटेबल होती हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ यूज़फुल क्रॉप प्लांट्स को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। अब इसके बाद आता है, एग्रीकल्चर के बाद आपने सुना होगा हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर, तो यहाँ पे क्या होता है, जो गार्डन प्लांट्स होते हैं, गार्डन प्लांट्स को क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे फ्लावर हो सकते हैं या फिर वेजिटेबल्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन प्लांट्स। जो क्या हो सकते हैं, फ्लावर्स हो सकता है वो, या फिर वेजिटेबल्स हो सकते हैं, या फ्रूट भी हो सकते हैं। तो जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या होता है, हम कल्टीवेट करते हैं ऐसे प्लांट्स को जो क्या होते हैं, ह्यूमन यूज़ के होते हैं। जैसे फ्लावर हो गया, फ्लावर के लिए वेजिटेबल्स या फिर जो फ्रूट्स होते हैं, तो उनको जब हम गार्डन में क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, उसको बोलते हैं हम हॉर्टिकल्चर। अब दूसरी ब्रांच जो है हमारी यहाँ पे वो है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, यानी फूलों की खेती होती है यहाँ पे हमारे किसमें, फ्लोरिकल्चर में। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फूलों की खेती करना, ठीक। अब जो अगली ब्रांच है वो है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर में हम कल्टीवेट करते हैं किनको, वेजिटेबल्स को। ओलेरिकल्चर को बोलते हैं कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे क्या करते हैं हम, यूज़फुल क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, और फ्लोरिकल्चर में हम फ्लावर्स को कल्टीवेट करते हैं। इसके बाद जो ओलेरिकल्चर है वहाँ पे क्या करेंगे हम, वेजिटेबल्स को क्या करेंगे, कल्टीवेट करेंगे। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट ब्रांच की। तो जो अगली ब्रांच है वो है हमारी सिल्वीकल्चर। यहाँ पे जो अगली ब्रांच है वो है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में हम स्टडी करते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को और ऐसे फॉरेस्ट प्लांट्स को जो क्या होते हैं, ह्यूमन के लिए यूज़फुल होते हैं। तो सिल्वीकल्चर क्या है हमारा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स।
फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और एंड फॉरेस्ट प्लांट्स फॉर ह्यूमन यूजेस। तो जो सिल्वीकल्चर है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे प्लांट्स या फिर ऐसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट की स्टडी करते हैं जो क्या होते हैं, ह्यूमन के लिए यूज़फुल होते हैं या फिर इकोनॉमिक यूज़ के होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एक क्या है, फॉरेस्ट प्लांट है, आपने नाम सुना होगा, इसे क्या होता है, टैक्सिस बकाटा बोलते हैं। इससे क्या मिलती है, एक मेडिसिन मिलती है जो कि कैंसर के यूज़ में, कैंसर के इलाज में क्या होती है, यूज़ होती है। तो वो प्लांट कौन सा है, एक जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट का क्या है, एग्जाम्पल है। तो टैक्सिस बकाटा क्या होता है, टैक्सिस बकाटा ये एक प्लांट है। इससे हमें क्या मिलता है, मेडिसिन फॉर कैंसर। वो भी जो मेडिसिन है वो क्या नाम है उसका, टैक्सोल। तो जो टैक्सोल है ये क्या है, एक कैंसर के इलाज में यूज़ होने वाली एक मेडिसिन है टैक्सोल, जो कि हमें फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट है या फिर फॉरेस्ट का जो प्लांट है हमारा टैक्सिस बकाटा, उससे हमें मिलती है कैंसर के इलाज के लिए ये। तो ऐसे ही और भी फूड प्लांट्स होते हैं या फिर जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, तो वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, फॉरेस्ट से मिल रहे हैं। और ऐसे ही प्लांट की स्टडी हम करेंगे कहाँ पर, सिल्वीकल्चर में। तो सिल्वीकल्चर है हमारा स्टडी ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स और फॉरेस्ट प्रोडक्ट की या फिर प्लांट्स की हम यहाँ पे स्टडी करते हैं सिल्वीकल्चर में। तो जो अगली ब्रांच हम स्टडी करने वाले हैं वो है हमारी फार्माकोग्नोसी। तो यहाँ पे जो अगली ब्रांच को हम स्टडी करेंगे वो है फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी में क्या होता है, स्टडी ऑफ, इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ मेडिसिनल एंड ड्रग यील्डिंग प्लांट्स। जो ब्रांच है फार्माकोग्नोसी बॉटनी की, एक क्या है, अप्लाइड ब्रांच है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे प्लांट्स या फिर ऐसे प्लांट्स की स्टडी करते हैं जिनसे हमें क्या होता है, मेडिसिनल और ड्रग प्लांट्स, ड्रग मिलते हैं। तो क्या मेडिसिनल प्लांट्स की हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो जो फार्माकोग्नोसी है वो किससे रिलेटेड है, मेडिसिनल और ड्रग प्लांट से रिलेटेड है। अब बात करते हैं अगली ब्रांच की। अगली जो ब्रांच हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जीन में हेर फेर करके। जीन क्या होती है, आनुवांशिकता की इकाई होती है ना। हमारे डीएनए में प्रेजेंट जो जीन होती है वो क्या होती है, आनुवांशिकता की इकाई, जो क्या करता है, किसी भी लक्षण होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या फिर एक जनरेशन से अगली नेक्स्ट जनरेशन में क्या करता है, उसको पहुंचाता है। तो उन्हें बोलते हैं हम जीन। तो यहाँ पर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है बॉटनी की जो ब्रांच, इसमें हम क्या करते हैं, जीन में क्या करते हैं, हेर फेर करते हैं या फिर चेंजेस करके किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जीन में हेर फेर करके क्या करते हैं, कोई नया ऑर्गेनिज्म या फिर कोई नया प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, से बोल सकते हैं हम, यहाँ पर होता है, क्या होता है, जीन यहाँ पर क्या करते हैं हम, जीन मैनिपुलेशन।
रिलेशन, और यहाँ पे क्या हो सकता है, चेंज इन genes to develop a new desirable organism और कैरेक्टर। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इस फील्ड में क्या होता है, जो किसी भी पर्टिकुलर इंसान या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके जीन्स में हम क्या करते हैं, हेर फेर कर देते हैं। किस लिए, किसी भी नए जीव को बनाने के लिए या फिर किसी भी नए कैरेक्टर जो हमें चाहिए किसी जीव में, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जीन्स में चेंज कर देते हैं और ऐसा एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो हम चाहते हैं कि ये हम बनाएं। तो ये होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में। इसका उदाहरण है जैसा जो ह्यूमन इंसुलिन होती है, वो नॉर्मली कहाँ पे बनती है, हमारे पैनक्रियाज या फिर अग्नाशय में बनती है, जो अग्नाशय की बीटा सेल्स होती हैं उनमें बनती है। तो अब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसमें क्या किया, जो आर्टिफिशियली क्या होती है, इंसुलिन होती है, इसको भी मतलब एक प्रोडक्ट है जो वो है इंसुलिन जेनेटिक इंजीनियरिंग का। इसको बनाया गया है ई कोलाई, जो एक बैक्टीरिया होता है, इसके द्वारा बनाया जाता है, इसकी मदद से। तो ये क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक उदाहरण है इंसुलिन। इंसुलिन है, या फिर एक और उदाहरण है इसका, जो गोल्डन राइस, आपने नाम सुना होगा, क्या है, गोल्डन राइस। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं, इंसुलिन और गोल्डन राइस, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाए गए दो प्रोडक्ट हैं जिनको तैयार की गया है। जो इंसुलिन है, इसको ई कोलाई जो एक बैक्टीरिया होता है, इसके द्वारा या फिर इसके जीन्स में हेर फेर करके बनाया गया है। और जो गोल्डन राइस है, इसमें बोलते हैं कि जो विटामिन ए होता है उसकी बहुत ज़्यादा या फिर प्रचुर मात्रा होती है। तो वो किसके कारण होती है, क्योंकि जो गोल्डन राइस है, इसमें एक आर्कटिक क्षेत्र की या फिर आर्कटिक एरिया की एक मछली, वहाँ पे एक फिश पाई जाती है, उसका जीन इंसर्ट किया गया है इस गोल्डन राइस में। इसीलिए ये क्या है, रिच इन विटामिन ए, रिच इन विटामिन ए। तो यहाँ पर हमने दो प्रोडक्ट को स्टडी किया जो मिलते हैं हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट के तौर पे। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग का एग्जांपल है इंसुलिन और गोल्डन राइस, ये दो प्रोडक्ट। अब बात करते हैं, तो जो अगली ब्रांच हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। तो व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर क्या करते हैं हम, टेक्नोलॉजी और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो सजीव होते हैं, या फिर बायोलॉजिकल सिस्टम, टेक्नोलॉजी प्लस बायोलॉजिकल सिस्टम का यूज़ करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए होता है। मतलब टेक्नोलॉजी जो क्या करती है, बायोलॉजिकल सिस्टम या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करती है एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट विच इज़ यूज़फुल फॉर ह्यूमन बीइंग। मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए ऐसे प्रोडक्ट बनाना जो क्या होते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो ऐसी टेक्नोलॉजी क्या करती है, बायोलॉजिकल सिस्टम या फिर किसी भी लिविंग का यूज़ करेगी ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कि क्या, ह्यूमन वेलफेयर के लिए होंगे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को, कि टेक्नोलॉजी which use living organisms or biological system as raw material
for the production of products which are useful for humans। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी क्या है तकनीक है, ऐसी तकनीकों का यूज़ करके और जो बायोलॉजिकल सिस्टम या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कि क्या होते हैं ह्यूमन यूज़ के होते हैं या फिर ह्यूमन के लिए यूज़फुल होते हैं। तो जो बायोटेक्नोलॉजी के उदाहरण हैं वो है हमारे जैसे वैक्सीन्स हो गई या फिर जितनी भी मेडिसिन्स हैं, तो ये सारी क्या हैं बायोटेक्नोलॉजी के ही प्रोडक्ट हैं। अब बात करते हैं बॉटनी की अगली ब्रांच की। अगली ब्रांच जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर भी क्या है, एक अप्लाइड ब्रांच है बॉटनी की। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर को हम बोल सकते हैं कि टिश्यू कल्चर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ अ होल प्लांट from a single cell तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है, एक सिंगल सेल इतनी कैपेसिटी या फिर इतनी एबिलिटी रखती है कि वो क्या कर सके, एक होल प्लांट को, एक पूरे प्लांट को विकसित कर सकती है, एक पूरे प्लांट को फिर से बना सकती है। तो टिश्यू कल्चर में जो सेल ये कैपेसिटी रखती है कि वो क्या करे, एक नए प्लांट को ग्रो कर सके। तो इस सेल की जो एक कैपेसिटी होती है, इस कैपेसिटी को हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी। तो टोटिपोटेंसी क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ सेल टू डेवलप अ होल प्लांट, यानी एक सेल की ऐसी क्षमता जिससे वो क्या कर सके, एक पूरे या फिर नए प्लांट को ग्रो कर सके। तो हमने जाना कि टिश्यू कल्चर क्या है, किसी भी सेल की क्या है, एक कैपेसिटी है जिससे वो क्या कर सकती है, एक नए प्लांट को ग्रो कर सकती है। जो अगली ब्रांच हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं वो है हमारी फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो बॉटनी की जो ब्रांच है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसी भी ड्रग या फिर किसी मेडिसिन की वो कैसे एक्ट करती है या फिर कैसे उसका असर होता है, एक्शन ऑफ ड्रग हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो फार्माकोलॉजी को हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग और मेडिसिन, ड्रग और मेडिसिन। तो एक्शन ऑफ ड्रग की जो स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।